नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 9 साल बाद फिर से छात्र संघ चुनावों का बिगुल बजने वाला है। लेकिन तारीख से पहले जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जेएस ने एक बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। जेएस के कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल का दो टूक बयान आया है, जिसमें वो भोपाल सहित पूरे प्रदेश के कॉलेजों में चुनाव लड़ेंगे और एबीवीपी के साथ साथ एनएसयूआई के सामने तीसरा विकल्प बनेंगे। जेएस का दाव सीधे तौर पर मालवा निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों और 2028 के चुनावों का सेमीफाइनल भी मान सकते हैं। लेकिन असली पेच फंसा है चुनाव के सिस्टम पर। मुख्यमंत्री को तय करना है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से या अप्रत्यक्ष प्रणाली से। गणित साफ है, अगर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए तो जनप्रिय चेहरे और हवा के दम पर कई संगठन खेल पलट सकते हैं, और अगर चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट सीआर प्रणाली से हुए तो केडर और सत्ता के रसूख से एबीवीपी बाजी मार सकती है। आज इन्हीं सुलगते सवालों पर होगी बात कि जेएस की एंट्री से किसका खेल बनेगा, किसका बिगड़ेगा, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के इस फेर में किसका दाव सही बैठेगा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष? दरअसल करीब 9 साल से छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों के बीच अब चुनाव की उम्मीद जागी है, लेकिन चुनाव का तरीका अभी तय नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग नवंबर 2024 में ड्राफ्ट तैयार कर चुका है और अब सरकार कमेटी बनाकर इसकी समीक्षा करेगी। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्तर पर होना है। लेकिन इस बीच जेएस ने प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संगठन ने भी कमेटियां बनाना शुरू कर दिया है और एनएसयूआई एबीवीपी के बीच खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में हम लोग छात्र संघ जेएस के माध्यम से जेएस छात्र संघ चुनाव में भागीदार बनकर इस बार हम पूरे जेएस के माध्यम से पूरे प्रदेश में अपनी पैनल को उतारेंगे। छात्र संघ चुनाव की तैयारियां हमारी जोरों पर है, हमारी कमेटियां तैयार हो गई है और इस बार हम लोग छात्र संघ चुनाव में चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई है, लेकिन जेएस हम तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग लड़ेंगे। 2017 के बाद से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। अब सरकार चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर छात्र संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों को अपने प्रतिनिधि सीधे चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि अब इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुन लीजिए। छात्रों की हर मांग का स्वागत है। बाकी सरकार कैंपस की शुचिता, विद्यार्थियों की सुरक्षा, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो विशेषज्ञ उनसे सलाह मशवरा कर उचित निर्णय करती है, तो तमाम छात्र छात्राओं के मत को भांपकर भी उचित निर्णय लिया जाएगा। निश्चित से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे सत्ता में काबिज है, उसके द्वारा छात्र संघों पर चुनाव कराने की रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने अब आदेश दिए हैं कि सितंबर माह में चुनाव कराए जाएं, तो चुनाव कराने चाहिए। और हम सबका तो ये कहना है कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि जो अच्छे लड़के होंगे, जो अच्छे छात्र होंगे, जो मेधावी छात्र होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो आगे आएंगे और लोग उनको समर्थन देंगे। छात्र संघ चुनाव को 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सरकार के सामने असली चुनौती चुनाव कराने की नहीं, बल्कि चुनाव का फॉर्मूला तय करने की है। खैर, अब सरकार के फैसले का इंतजार है। छात्र संगठनों की मांग साफ है, चुनाव हो तो प्रत्यक्ष हो। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों की इस मांग पर मुहर लगाती है या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव का रास्ता चुनकर छात्र राजनीति का पूरा समीकरण बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो छात्र संघ चुनाव के
इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है मोदी जी आपका। और पहली बात तो यह है कि चुनाव डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट चुनाव करते हैं तो वो तो केवल एक कागजी खाना पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि जो मंशा उसके पीछे कि यूथ लीडरशिप निकल कर आए वो तो पूरी होगी नहीं। आपने सीआर नियुक्त कर दिया अपनी पसंद का या जो क्लास का टॉपर है, उसके बाद वो पूरे साल ऐसी मामला चलता रहेगा। और जो बात बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि उनकी सुचिता की जिम्मेदारी है, तो ऐसा तो ये नहीं कि छात्र अराजक हैं या कभी कभी घटना दुर्घटना हो जाती है, लेकिन हमने देखे जेएनयू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ड्यूसू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके चुनाव होते हैं, शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव होते हैं। तो फिर यहाँ किस बात का डर? मनोज जी, इसमें गौर हम करें यदि तो छात्र संघ चुनाव का परिदृश्य मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं रहा है जी। हमने कई बार यहाँ पे थोड़ी आक्रामक शैली भी देखी है और कई बार तो दंगों की स्थिति भी बनी है। यहाँ तक कि पुलिस परिसर में, सॉरी कॉलेज परिसर में पुलिस को भी करना पड़ी। एक प्रोफेसर सवरवाल वाला जो कांड हुआ उज्जैन वाला, उसके बाद से तो और ज्यादा हालात बिगड़े। हाँ, ज्यादा हालात। तो बीजेपी के पास ये कहने का अवसर अब है कि चुनाव में शुचिता बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, हम वो ध्यान में रख के चुनाव की व्यवस्था करेंगे। अब ये चीज बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस हो या भाजपा या जय, इनका सबका अपना एक मोटिव रहता है कि हमारे लोग चुन के आना चाहिए, बाकी सब तो बहानेबाजी है जी। तो निसंदेह भाजपा का प्रयास रहेगा चुन के हमारे लोग आए, कांग्रेस चाहेगी हमारे आए और जय चाहेगी हम अपना खाता खोल लें। तो जहां तक मेरा अनुमान है, जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है वो इनडायरेक्ट चुनाव में इसका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि वो अपने हिसाब से क्लास रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर ले और वो मिलके फिर अध्यक्ष का चुनाव कर ले और बागी कार्य समिति बन जाए। तो लेकिन जो एक पत्रकार होने के नाते मैं समझता हूँ प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो ज्यादा बेहतर है। और यदि सरकार इस रास्ते पे जाती है तो चुनाव से ठीक लोग चुनकर बाहर आ पाएंगे और जेएनजी में इसका अच्छा संदेश जाएगा। जी। ये प्रक्रिया ने दी, हमने जीत को अपना मुद्दा बनाया कि हमें तो बस जीतना है और हम कैसे भी जीते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार की छवि खराब होने का खतरा है। और फिर जो परिणाम यदि प्रतिकूल चले गए तो फिर आप उनसे कोई सहयोग की अपेक्षा भविष्य नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये कहना चाहूंगा बस। लेकिन जो अप्रत्यक्ष वाला भी रहेगा उसकी अपनी कोई पकड़ तो है नहीं, वो तो मनोनीत हुए, तो वो सरकार की भी या संगठन की क्या मदद कर सकता है? केवल आपका रिप्रेजेंटेटिव भर है वो कि साहब एबीवीपी का है या एनएसयूआई का है या फलाने दल का है, बाकी तो उसका अपना कोई जनाधार नहीं, उसकी अपनी कोई विजन नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। तो वो तो आप एक पिट्ठू आपने बिठा दिया है जो केवल नाम के लिए आपने कह दिया कि कोर्ट के आदेश है तो साहब ये हो गया। हाँ, तो राजनीतिक स्तर पर सच्चाई यही है ना कि आवश्यक नहीं है जनप्रतिनिधि का नीचे वजूद है या नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि पार्टी को सफलता कैसे मिली। आज हम बिल्कुल अगर एक सरल भाषा में आम आदमी के लिए कहें तो नगर पालिका या नगर निकाय के चुनाव दो प्रणालियों पर होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ठीक है ना। अब प्रत्यक्ष में क्या है, जनता को जो अच्छा लगा उसने पार्षद चुन लिया, उसको जो अच्छा लगा उसने अध्यक्ष को वोट कर दिया। हाँ, या महापौर जो भी चुनना है। हाँ, लेकिन अप्रत्यक्ष में आपके पास एक ही विकल्प है, आप पार्षद चुन लीजिए और फिर पार्षद जिसके पक्ष में बैठ जाए वो अध्यक्ष बन जाता है। या जो पार्षदों को सेट कर ले वो महापौर बन जाए या अध्यक्ष बन जाए, वो बन जाए। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली तो मैं समझता हूँ बहुत व्यवहारिक नहीं है, या व्यवहारिक कह लें तो शुचिता तो उसमें नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रणाली पे भी शासन जाता है तो उसकी शुचिता बनी रहेगी शासन की पे, और जेएनजी में इसका सफल मिल जाएगा। जी। तो ब्रजेश जी, एक तरफ एक पार्टी जो कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, हम देखते हैं कि पंचायत स्तर तक के चुनाव कराए जाते हैं, आकुल व्यवस्था की जाती है। बिहार जैसे राज्यों में जब छात्र संघ चुनाव हो जाता है जिनके बारे में हम सुनते रहे हैं, और फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ क्या ऐसा खतरा है? क्योंकि अभी हम देखें साल भर के अंदर अंदर हमने नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, तो छात्र संघ के चुनाव में ऐसा क्या भारी है? क्या इतनी फोर्स नहीं है मध्य प्रदेश पुलिस के पास कि वो छात्र संघ के चुनाव आसानी से निर्वाचित करा सके? देखिए मनोज जी, खतरा चुनाव कराने से नहीं है, खतरा एक ही है कि आपको पट्टे नहीं मिलेंगे, नतीजों आपको से नेता मिलेगा, नतीजे मिलेंगे। तो आपको पट्टे चाहिए, आपको वैसा व्यक्ति चाहिए कि आपका हो यस सर तो यस सर, आपका हो ये सही तो वो सही। तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति चाहिए।
आपको नेता नहीं चाहिए जो आपसे सवाल पूछ सके, जो मुद्दे उठा सके, जो जमीनी पकड़ रख सके, तो वैसा नहीं चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, तो लाना तो फिर तो देश में चुनाव ही नहीं होना चाहिए मनोज भाई। उसमें तो मर्डर हो जाते हैं, पेटियां लूट ली जाती हैं, बंदूकें चल जाती हैं। इससे पहले क्या क्या नहीं होता था, अब तो शांति से होने लगे हैं, लेकिन बहुत भूत लुट जाते हैं आज की तारीख में भी। आप देखिए कई बार चुनाव आपको रद्द करना पड़ता है, तो फिर मनोनीत वहां भी कर लीजिए, बात होने लगा। हाँ, तो मनोनीत कर लीजिए वहां भी, वहां चुनाव कराने की क्या जरूरत है। लोकतंत्र में चुनाव बहुत अच्छी व्यवस्था है, और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष चुनावली बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप छात्रों को क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आप चयन कैसे करते हो? बोले साहब टॉपर है स्कूल का, वो टॉपर का लक्ष्य ही राजनीति करना नहीं है भाई, उसका लक्ष्य तो है IAS IPS बनना है, सिविल सर्विस में जाना है। टॉपर नहीं होता, टॉपर नहीं होता तो वो जनता की नब्ज का जान है, वो कमरे से बाहर नहीं निकलता, दिन रात पढ़ता रहता है, उसको पड़ोस में मोहल्ले में क्या हो रहा है वो नहीं पता, उसके घर में क्या हो रहा है वो नहीं पता, तब तो वो टॉपर बन रहा है ना भाई, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में व्यस्त है वो, तो आप उसको चयन कर लेते हो, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपको एक अच्छा राजनेता चाहिए, आपको अच्छा समाज सेवक चाहिए, जो समाज की नब्ज पहचानता हो, वो चाहिए। अब जब देख लीजिए विद्यार्थी परिषद राजी है, NSUI राजी है, जैस राजी, जितने भी तमाम संगठन राजी हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? ये इससे तो सरकार की नाकारिता समझ में आती है मनोज जी, कि वो इतने से कॉलेजों में व्यवस्था नहीं कर पा रही कि चुनाव हो जाए, फिर वो बाकी चुनाव कैसे कराएगी? वो पंचायतों में क्या चुनाव? इससे ज्यादा खतरनाक चुनाव होते हैं पंचायतों में। बिल्कुल, जो जितना गांव नीचे में तक जाइए चुनाव आप, जाता है वो उतना हाँ, ज्यादा हम टिपिकल देखते हो हैं कि जाता है। हत्याएं हो जाती हैं, चाहे आप ग्वालियर चले जाओ, चाहे चंबल चले जाओ, चाहे प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, जब भी पंचायत चुनाव होते हैं और पंचायत चुनाव के बाद भी उसका दुष्परिणाम हम देखते हैं कि रंजिशों की वजह से मर्डर हो गए। या इतना प्रेशर रहता है कि कई जगह निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है, हाँ। क्योंकि किसी सामने वाले हिम्मत ही नहीं होती कि खड़ा हो जाए वो इलेक्शन में। नहीं, उसमें तो सरकार ने भी एक तरह से प्रोत्साहन राशि दे रखी वो ना, पैसा मिल रहा है ना कि शिवराज भाई जी के आप समय आपकी से। पंचायत में निर्विरोध निर्वाचित होंगे तो हम आपको इतने लाख अलग से देंगे पंचायत के लिए, जो आप अपने विकास कार्य कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम देखते हैं कि सर्वसम्मति से गांव वाले बैठते हैं और वो कहते हैं साहब इस बार ये सरपंच बना दीजिए, इस बार इसको बना दीजिए, सरकार से इतनी राशि मिलेगी, इससे हमारा विकास का काम हो जाएगा, तो वहां सहमति बन जाती है। तो आप वहां पे उस तरह की कोई व्यवस्थाएं लाइए ना, सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे तो यहाँ अराजक माहौल हो जाएगा, देश दुनिया में तो हो ही रहा है ना, इसी देश में हो रहे हैं। आप देखिए दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में कई आज ही झारखंड विधानसभा में घुस गए प्रदर्शनकारी। तो आप क्यों नहीं करना चाहते हो? किस बात से डर है? तो मैंने जो कहा, किसी बात से डर नहीं है, जो परिणाम आएंगे उनको पट्टे नहीं मिलेंगे। हमने देखा छात्र राजनीति से मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, और ये वही नेता हैं कभी अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी के लोगों को जिता देते थे। तो वही डर है कि विद्यार्थी परिषद के लोग कम जीतेंगे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी कोशिश करती है अप्रत्यक्ष तरीके से हो जाए, क्योंकि उनको अपना दबदबा दिखाना है कि हमारे इतने लोग जीते हैं, एक माहौल बनाना है। ऐसा ना हो कि NSUI वाले जीत जाएं, ऐसा ना हो कि पार्टी में विद्यार्थी कई बार होता है हो। जैसे दिल्ली का उदाहरण लें हम, कि मान लीजिए 12 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, उसके बाद भी वो JNU में नहीं जीत पा रहे, तमाम प्रयास करने के बाद भी। तो ऐसा नहीं कि आपके पास सरकार है तो आपकी मर्जी से हो जाएगा, और ये भी एक शायद डर होगा सरकारों को। हाँ, ये भी एक डर है। तो वही डर हमेशा रहता है, लेकिन ये पूरा दुर्भाग्य है, यदि प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होते हैं तो सरकारों को प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव उतने ही महत्वपूर्ण मैं मानता हूं मनोज जी, जिस तरह से आप लोकसभा के विधानसभा के चुनाव कराते हैं, क्योंकि नई जो जनरेशन आएगी, आप देश को कैसे लोग सौंपना चाहते हैं कि नई पीढ़ी आए जो छात्र आप राजनीति से निकल स्कूलों में कॉलेजों में क्यों कराते हो प्रतियोगिताएं कराते हो साहब, किसी को सांसद बनाते हो, प्रतियोगिता कराते हो, बहस कराते हो, चर्चा कराते हो, इसलिए कराते हो ना कि एक अच्छा नेता पैदा हो। लोकतंत्र को चलाने वाला कौन व्यक्ति है? हम देखते हैं वाद विवाद होता है, लेकिन मोदी जी अब जैसे JS की हम बात करें तो पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो मालवा निवाड़ के लगभग एक तरफा उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद हमने देखा उनका उभर हुआ, अचानक से हीरालाल अलावा विधायक बन गए, हालांकि कांग्रेस के उससे बने, लेकिन लगभग 35 से 36 सीटों पर उसका प्रभाव दिखा, जिसके कारण मालवा निवाड़ में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली JS के कारण। अब JS खुद अपनी तरफ से दमदारी ठोक रहा है, तो क्या इसको सेमीफाइनल माने कि अगर ये प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो गए तो ये सेमीफाइनल माना जाए 2028 का कि मालवा निवाड़ में ऊँट किस तरफ जाएगा, क्योंकि 66 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में माना जाता है कि वहाँ की 66 सीटों से ही मध्य प्रदेश में भोपाल के सत्ता का रास्ता निकलता है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दरअसल JS के पास जो ताकत है वो यही सोच काम कर रही है, क्योंकि आदिवासी के मन में जो विपक्ष ने डर बैठा दिया है, एक तो उसने एक बीज रोपित करने का प्रयास किया कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू से अलग हटकर कुछ और हो, बिल्कुल, चाहे वो तुम आदिवासी हो चाहे वनवासी हो, तुम्हारे देवता अलग हैं। तो भाजपा के लिए चैलेंज ये हो गया कि इनको कैसे बांध के रखा जाए। इधर कांग्रेस अपना जाल फैला के बैठी है, तो JS ऐसे में अपना फायदा देखती है कि यदि
हमारे से मान लिया अप्रत्यक्ष भी हुए, तो अप्रत्यक्ष में ऐसा तो है नहीं है सारे एबीवीपी के या एनएसयूआई के आ जाएंगे। भाई जो निमाड़ का मालवा का जो क्षेत्र है वहां से देश का भी तो आदमी आएगा। तो यहाँ एक गठबंधन की चीज चलेगी फिर कि भाई हम अब तो वो निवाड़ से निकल के मालवा, जो इंदौर में कल एक इतनी बड़ी रैली उन्होंने आयोजन किया, जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, वो भी शायद बिल्कुल। नेताओं की नींद उड़ाने वाला है भाजपा और कांग्रेस के। हाँ, तो ये चीज है ना, ये जयेश चीज को समझ रही है, और जयेश अगर ठीक से इस चीज को समझ गई तो मैं ये समझता हूँ राजनीति में नया संतुलन पैदा होगा। त्रिकोणीय संघर्ष तो होगा ही होगा, लेकिन राजनीति के लिए अच्छा लक्षण है ये, क्योंकि दो पार्टियों के बीच में या दो दलों के बीच में जब चुनाव होते हैं ना, तो आदमी कई बार कम बुरे को चुनने की मजबूरी रहती है। लेकिन जयेश की फ्रेश रूप में सामने आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि फिर चूंकि बनवासी क्षेत्र के लोग हैं और वो कोरी स्लेट के संग आ रहे हैं ना, उनके साथ कोई प्रीवियस वो नहीं है, बैगेज नहीं है उनके ऊपर कोई। तो हम एक नए प्रयोग के रूप में एक नया जोखिम लोग ले सकते हैं कि चलो इनको आजमा के देखते हैं, शायद अच्छा कर जाए। तो इनको मेरे ख्याल से बैक तो इनको भाजपा से भी मिल रही होगी और बैक इनको कांग्रेस से ही मिल रही होगी। अब ऐसे में यदि अपने काम बना ले जाएंगे तो निसंदेह ये आप जैसा आपने कहा है, ये 2028 का पूर्वाभ्यास हो सकता है। और एक शायद पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक फायदा ये हो सकता है कि उनको उसकी ताकत का अंदाज लग जाएगा कि अगर 28 के पहले इस इलेक्शन में उनको ऐसी सफलता मिलती जो वो सोच रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, तो इनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन अभी से हो जाएगी। तो ये उसको टैकल कर सकते हैं आसाम से हैंडल, या जैसे हमने देखा गोंगपार बाकी पार्टियों ने तोड़फोड़ कराई, वो कराया, वो एक मौका इनको मिल जाएगा बड़े दलों को। इसमें एक बात तो बहुत क्लियर है, आपने भी नोट किया होगा कि शिवराज सिंह जी के कार्यकाल से ही, बल्कि मैं कह रहा हूँ केंद्र तक की बात है, आपने नोट किया होगा कि मेन फोकस बीजेपी का आदिवासी क्षेत्रों में ही है। आप देखें टाटिया मामा की जयंती किस स्तर पर मनाई जाती है मध्य प्रदेश में, शासन का पूरा अमला लग जाता है, या अन्य जो उनके गौण शासक हैं, जो भी कमलापति है, दुर्गावती है, हाँ, तो इन पे जो फोकस सरकार का है, तो सरकार को समझ में ये आ चुका है ये वाली बात कि कांग्रेस की ओर से जो उनको अलग करने की बात चल रही है, अगर आदिवासी पक्ष में ठीक हमने निर्णय नहीं लिए, उनको ठीक राहत हमने नहीं पहुंचाई, तो शासन स्तर पे इसका नुकसान हमें मिल सकता है। और यही बात कॉलेज में लागू रहेगी कि कॉलेज में यदि किसी भी पक्ष से जयेश की व्यक्ति की अनदेखी हुई तो आप तय माने इसका प्रभाव प्रेसिडेंट के चुनाव पर भी जाएगा और आगे विधानसभा में भी समीकरण उसी करवट बैठेंगे, बिल्कुल करवट मालवा निमाड़ में जयेश बैठेंगे। तो ब्रजेश जी, लेकिन चुनौतियां और भी हैं। फिर जैसे अभी तक माना जाता था तीसरे दल के लिए स्पेस नहीं है, छोटे मोटे उभार हम देखते हैं, कभी सपा का कभी बसपा का, छोटे छोटे पॉकेट्स में। लेकिन अब जयेश का उभार तो हमने देख लिया, 18 में भी उन्होंने ताकत दिखा दी, 23 में उतने मजबूत नहीं थे क्योंकि 2 फाड़ हो गए थे। लेकिन अब 28 के पहले अगर 26 में वो अपनी ताकत दिखा देते हैं तो एक रास्ता बाकी दलों के लिए भी है कि अगर ग्राउंड लेवल पर आप वर्क करेंगे, लोगों के बीच सक्रिय रहेंगे, उनकी मुद्दे उठाएंगे, तो आपके लिए स्पेस है, चाहे वो छात्र राजनीति के जरिए हो चाहे फिर मूल राजनीति के जरिए हो। देखिए मनोज जी, यदि जयेश ताकतवर हो रहा है तो उसके पीछे भी राजनीति है। आप देखिए, आप गोलबंदी करते हैं, आप अल्पसंख्यकों की गोलबंदी करते हैं, आप ओबीसी की गोलबंदी करते हैं, आप जातियों की गोलबंदी करते हैं, तो जयेश क्यों जयेश सबसे पहले हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देखी है, उन्होंने हुआ, लेकिन राजनेताओं ने उनमें फूट डाली और उसका फायदा उठाया। जयेश भी युवाओं का एक संगठन खड़ा हुआ था, उसमें फूट डालने की कोशिश की, आपने देखिए पहले कमलनाथ जी ने फूट डाल दी, फिर आप देखिए इसके बाद जब चुनाव होते हैं तो शिवराज जी जयेश के कार्यक्रम में जाते हैं, डांस करते हैं वहां पर, वो भी शादी में जाते हैं, शादी में बड़ा चर्चित था। आप देखिए क्यों, क्योंकि वो जयेश इकट्ठा हो रहा, आज का यूथ जानने लगा है कि उसकी ताकत क्या है। पहले रोटी बेटी का संबंध नहीं था, आज भी नहीं है, खाना एक दूसरे का नहीं होता, लेकिन उनको एक राजनीतिक ताकत का एहसास हो गया है, जिस तरह से जैन जी को हो गया, उसमें कोई वर्ग नहीं है ना। कमलनाथ ने प्रयास किया था पूरे 52-53 जो फिरके हैं आदिवासियों को, उनको एक मंच पे लाने का, हाँ, लाने की कोशिश, लेकिन तब कोशिश की जाती थी। आज का जो नया दौर है, आज का जो नया यूथ है, उसको अपनी ताकत पता है। यदि जैन जी कोई एक वर्ग नहीं है ना, उसमें समान समुदाय जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो जयेश क्यों अपनी ताकत न दिखाए। तो आपने मालवा में ताकत देखी है, लेकिन ये ताकत यदि आप चाहो कि छात्र संघ चुनाव में आप इस ताकत को रोक लोगे, तो वो तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पंचायत का नगरीय निकाय का चुनाव लड़ेंगे, वहां कैसे रोक सकते हो आप, सेमीफाइनल है। तो वो तो अपनी ताकत दिखाएंगे। राजनीतिक ताकत दिखाना अब एक तरह से समाज को अपना हक पाने का जरिया बन गया है।
यदि यही वजह है कि जातीय जनगणना की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, तो राजनीति भी वहीं उस तरफ से जा रही है। यदि कोई स्वेच्छा से अपना समाज एकजुट हो रहा है तो उसमें क्या अलग देखना है भाई, वो तो अपनी ताकत दिखाएंगे। वो यूपी जब में उनको देख पता रहा है है उस यूथ को कि राजभर की है, अपना दल, सोनेवाल की छोटी छोटी पार्टियां हैं, इतनी प्रभावी पॉकेट्स में सत्ता का मजा ले रही हैं, तो ये तो 20% आबादी आदिवासियों आप बताइए वो आबादी अभी तक बटी हुई थी, या यह कह सकते हैं जो मुख्य राजनीतिक दल थे उनको बांटे हुए थे, वो बांट लेते थे। यदि कोई संगठन खड़ा होगा तो उसके प्रमुख को अपने पाले में ले लेंगे, संगठन बिखर जाता है। जैस में फूट डालने की कोशिश क्यों की है? किसी और ने की है क्या? राजनेताओं ने की, बड़े दलों ने की है? फूट भाई पहले खड़ा इसलिए किया गया था कि वोट बटे, लेकिन और उसका फिर यूज कई बार किया आप गया। देखते हो ना, जब आप खड़ा करते हो भाई आदमी आपको भस्मासुर बनता है, क्योंकि उसको अपनी ताकत पता चल जाती है। आपने खड़ा किया अपने मकसद के लिए, एक बार आपने अपना मकसद साध लिया, जब सामने वाले को पता चल जाता है कि मेरी ताकत कितनी है, समाज को पता चल जाएगा मेरी ताकत कितनी है, मैं जिस तरफ जाऊंगा उसकी सरकार बनाऊंगा। जब मैं सरकार बना सकता हूं तो फिर अपनी सरकार क्यों नहीं बनाऊं? तो ये जो जागरूकता है जो आदिवासी समाज में आई है, वो बहकावे में नहीं आने वाली। खासकर जो यूथ, आप देखिए जैस संगठन कैसे खड़ा हुआ, तमाम आदिवासी संगठनों के युवाओं ने खड़ा किया उसको। बिल्कुल। और जिस तरीके से खड़ा किया, जिस एकजुटता से खड़ा किया, बहुत साइलेंट तरीके से, जब वो उभर के आए, जब बड़ा हक्के बक्के रह गए पॉलिटिकल पार्टी, जब उन्होंने आपके फेरबदल कर दिए, आपकी जो रणनीति थी उसको फेल कर दिया, तब आपको एहसास हुआ नहीं कि बिना इनके काम नहीं चलेगा। तो आप देखिए वो एक पहले तो आपका रिमोट अपने हाथ में लेंगे कि सत्ता की चाबी अभी तक आप कहते थे कि आदिवासी क्षेत्र से आती है, भाई लेकिन वो आदिवासी से नहीं करते थे, अगर आपकी रणनीति करती थी। आदिवासियों के लिए 47 सीट रिजर्व है, 85 सीटों पर प्रभाव, 21% आबादी है, तो जाहिर सी बात है हम तो देख रहे हैं 2-2, 3-3% वोट बैंक वाले दादागिरी कर रहे हैं, तो 21% है। अगर कंबाइंड होकर लड़े तो 6% के लिए मध्य प्रदेश में एक अलग अभियान कांग्रेस चला सकती है, तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल तो लड़ना ही पड़ेगा आपको। तो वो जो तमाम आदिवासियों के हित में चाहे योजनाएं बन रही हो, पैसा एक्ट से लेकर, चाहे जो उनके जो नायक महानायक हैं उनको जिस तरह से सम्मान देने की होड़ मची हुई हो दोनों राजनीतिक दलों में, वो इसी मकसद से है कि भाई इस बहाने ही आप हमारे पाले में आ जाइए। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि जैस इन सब चीजों से विमुख होकर वो एक ऐसा संगठन खड़ा होगा, वो बाद में उसमें फूट नहीं डलेगी या वो किसी झांसे में नहीं आएगा। कोई गारंटी अभी नहीं ले सकते, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां टूट रही। लेकिन नेताओं को एक डर शायद ये भी होगा, क्योंकि काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से उन्होंने देख लिया है कि वो अभिजीत दिपके को बुखार आ जाता है जब झारखंड का वो नाम सुनते हैं, महाराष्ट्र का नाम वो जब बिहार का नाम सुनते हैं तो उनको बुखार आ जाता है, कर्नाटक का नाम सुनते हैं तो जॉइंडिस हो जाता है। तो वो जो नेता है वो समझ रहे हैं कि एक नया छात्र नेता इतना घाघ हो सकता है, तो अगर ये बड़ी ताकत बन गए प्रत्येक चुनाव में तो हमारा क्या होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में होने जा रहे छात्र संघ चुनाव सिर्फ छात्र नेताओं की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि ये सूबे की मुख्य धारा की राजनीति की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। जैस ने पूरे प्रदेश के मैदान में उतरने की बात कह के साबित कर दिया है कि वह खुद को एक अंचल तक सीमित रखने के मूड में नहीं है। तो दूसरी तरफ गेंद अब मुख्यमंत्री के पाले में। फैसला डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रणाली का है। असली परीक्षा इस प्रदेश के युवाओं और छात्र संगठनों की है कि क्या एबीवीपी अपना पुराना दबदबा कायम रख पाएगी, क्या एनएसयूआई अपनी खोई जमीन वापस पाएगी, या फिर जैस इन दोनों के किलों को ढाकर एक नया इतिहास रचेगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन चलते चलते सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनावी सिस्टम जो भी हो, जीत छात्र हितों की होना चाहिए, युवाओं को समय पर छात्रवृत्ति मिले, समय पर भर्ती हो, और कैंपस में राजनीति के नाम पर हिंसा नहीं बल्कि सकारात्मक विमर्श हो। आज के अटेंशन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।